अब हम लोग पढ़ेंगे प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार के बारे में। बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है ये, और जिसे हम लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए चलेंगे, जिसमें जैसा कि पहले बताया गया कि भारत में कृषि हजारों वर्षों से की जा रही है, लेकिन प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार के बारे का मतलब यह है कि इसमें कृषि में सुधार कैसे हुआ, इससे संबंधित हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा पॉइंट को आगे बढ़ते हुए। कि मानसून और भूमि की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर है। बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए ये एक महत्वपूर्ण चुनौती है कि 60% से भी अधिक अधिक लोगों को आजीविका प्रदान करने वाली जो है वो कृषि ही है, और इसमें कुछ गंभीर तकनीकी एवं संस्थागत सुधार लाने की आवश्यकता है, क्योंकि स्वतंत्रता के पश्चात देश में संस्थागत सुधार करने के लिए जोतों की चकबंदी, सहकारिता तथा जमींदारी आदि समाप्त करने को प्राथमिकता दी गई। प्रथम पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधार मुख्य लक्ष्य था, यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधार जो था वो एक प्रथम लक्ष्य था कि भूमि पर पुश्तैनी अधिकार के कारण यह टुकड़ों में बंटती जा रही थी, जिसकी चकबंदी करना अनिवार्य था। आगे हम लोग पढ़ाएंगे इसी में। भूमि सुधार के कानून तो बने, परंतु इसके लागू करने में ढील की गई। 1960 और 1970 के दशकों में भारत सरकार ने कई प्रकार के कृषि सुधारों की शुरुआत की। पैकेज टेक्नोलॉजी पर आधारित हरित क्रांति तथा श्वेत क्रांति, ध्यान से समझना, इस पॉइंट को अब आगे बढ़ेंगे कि 1960-1970 के दशकों में भारत सरकार ने कई प्रकार के कृषि सुधारों की शुरुआत की। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं पैकेज टेक्नोलॉजी पर आधारित हरित क्रांति तथा श्वेत क्रांति आई, जिसे श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जानते हैं। जैसे कृषि सुधार के लिए कुछ रणनीतियां आरंभ की गई थी, परंतु इसके कारण विकास के कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित रह गया था। इसलिए 1980 तथा 1990 के दशकों में व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम शुरू किया गया, जो संस्थागत यानी 1980 और 90 में भूमि विकास कार्यक्रम शुरू किया गया जो संस्थागत और तकनीकी, और 60 और 70 में क्या हरित क्रांति आई थी जो कि संस्थागत और तकनीकी सुधारों पर आधारित है। इसमें दिशा उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदमों में सूखा, बाढ़, चक्रवात तथा आग तथा बीमारी के लिए फसल बीमा के प्रावधान, और किसानों को कम दर पर ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए ग्रामीण बैंकों, सहकारी समितियों और बैंकों की स्थापना को सम्मिलित किया गया। किसानों के लाभ के लिए भारत सरकार ने एक किसान क्रेडिट कार्ड और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा यानी PAIS भी शुरुआत की। यानी किसानों के लाभ के लिए भारत ने क्या किया, एक किसान क्रेडिट कार्ड योजना लागू की और एक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना भी लागू की गई। शुरू की। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शनों पर किसानों के लिए मौसम की जानकारी और बुलेटिन और कृषि कार्यक्रम संबंधित प्रसारित किए जाने वाले किसानों के बिचौलियों और दलालों के शोषण से बचने के लिए न्यूनतम सहायता मूल्य और कुछ महत्वपूर्ण फसलों के लाभदायक खरीद वालों की सरकार घोषणा करती है। अब हम पढ़ते हैं महत्वपूर्ण पॉइंट को, जो कि बीपीएससी में इससे प्रश्न भी पूछा गया था, भूदान ग्रामदान से। भूदान ग्रामदान क्या है? महात्मा गांधी ने विनोबा भावे, जिन्होंने उनके सत्याग्रह में, यानी भूदान ग्रामदान जो है, महात्मा गांधी ने विनोबा भावे, जिन्होंने उनके सत्याग्रह में सबसे निष्ठावान सत्याग्रही की तरह भाग लिया था, जो अपने आध्यात्मिक उत्तराधिकारी घोषित किया था। किसने? महात्मा गांधी ने। किसे? विनोबा भावे को। उनकी गांधी जी के ग्राम स्वराज अवधारणा में गहरी आस्था थी। गांधी जी की शहादत के बाद उनके संदेश लोगों तक पहुंचाने के लिए विनोबा भावे ने लगभग पूरे देश की पदयात्रा की। एक बार जब वे आंध्र प्रदेश के एक गांव पोचमपल्ली में बोल रहे थे, यानी आंध्र प्रदेश के गांव पोचमपल्ली में जब विनोबा भावे बोल रहे थे, तो कुछ भूमिहीन गरीब ग्रामीणों ने उनसे अपने आर्थिक भरण पोषण के लिए कुछ भूमि मांगी। विनोबा भावे ने उनसे तुरंत कोई वादा तो नहीं किया, परंतु उनको आश्वासन दिया कि यदि वे सहकारी खेती करें
तो वे भारत सरकार से बात करके उनके लिए जमीन मुहैया करवाएंगे। अचानक श्री रामचंद्र रेड्डी उठकर खड़े हुए और उन्होंने 80 भूमिहीन ग्रामीणों को 80 एकड़ भूमि बांटने की पेशकश की। यानी महात्मा गांधी ने विनोबा भावे, जो कि सत्याग्रह में सबसे ज्यादा ग्राम स्वराज, उन्होंने एक बात कही रखी, तो जिसमें एक श्री रामचंद्र रेड्डी जी वहां खड़े हुए, उन्होंने 80 भूमिहीन ग्रामीणों को 80 एकड़ भूमि बांटने की पेशकश की थी। आगे हम लोग देखते हैं, इसे हम भूदान के नाम से जानते हैं। भूदान ग्रामदान महात्मा गांधी ने लागू किया, जो विचारक थे, लेकिन इसे भूदान के नाम से जाना जाता है। बाद में विनोबा भावे ने यात्राएं की और यह अपने विचार भारत में फैलाया कि कुछ जमींदार अनेक गांवों के मालिक थे। भूमिहीन को पूरा करने गांव देने की पेशकश भी की। इसे ग्राम दान कहा गया। इसे ग्राम दान कहा गया, परंतु कुछ जमींदारों ने भूमि सीमा कानून से बचने के लिए अपनी भूमि का एक हिस्सा दान किया था और विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए इस भूदान ग्रामदान आंदोलन को रक्तहीन क्रांति का नाम भी दिया। यानी विनोबा भावे द्वारा एक स्टार्ट किया गया भूदान ग्रामदान आंदोलन, जो कि एक रक्तहीन क्रांति के नाम से भी दिया गया इसका। तो इसके जो आंदोलन को चलाने वाले किसका नाम है? विनोबा भावे का। तो भूदान ग्रामदान आंदोलन के संचालक कौन हुए? वो हुए विनोबा भावे। और ये सब किसके द्वारा कहने पर हुआ था? महात्मा गांधी के। आगे अब हम पढ़ते हैं, कृषि की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और रोजगार और उत्पादन में योगदान। भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी रही है। सकल घरेलू उत्पाद में कृषि के योगदान का अनुपात 1951 से लगातार घटने के उपरांत भी यह 2001 में देश की लगभग 63% जनसंख्या के लिए रोजगार आजीविका का साधन थी। कृषि का सकल घरेलू उत्पाद में घटता अंश गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि कृषि में किसी भी प्रकार की गिरावट और प्रगतिरोध अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में गिरावट लाएंगे, जो समाज के लिए व्यापक नियतार्थ है। कृषि के महत्व को समझते हुए भारत सरकार ने इसे आधुनिकीकरण के लिए भरसक प्रयास किए और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद व कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना की। पशु चिकित्सा एवं पशु प्रजनन केंद्र की स्थापना, बागवानी विकास, मौसम विज्ञान, मौसम के पूर्वानुमान के क्षेत्र में अनुसंधान विकास को वरीयता दी। आगे हम पढ़ते हैं कि पिछले वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि हुई है, परंतु इस देश में पर्याप्त मात्रा में रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं हो रहे। कृषि में विकास दर कम हो रही है और जो कि एक चिंताजनक स्थिति है। वर्तमान में भारतीय किसान को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा से एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा, कृषि सेक्टर में विशेष रूप से करना पड़ा, और हमारी सरकार कृषि सेक्टर के विशेष रूप से सिंचाई, ऊर्जा, ग्रामीण सड़कों और मंडियों, यंत्रीकरण में सार्वजनिक विशेष पूंजी की निवेश को कम करती रही। आगे हम लोग पढ़ते हैं, देश के अनेक राज्यों में किसान आत्महत्या क्यों कर रहे थे। तो इसको आगे हम पढ़ते हैं खाद्य सुरक्षा के बारे में। आप जानते हैं कि भोजन एक आधारभूत आवश्यकता है और देश के प्रत्येक नागरिक को ऐसा भोजन मिलना चाहिए जो न्यूनतम पोषण स्तर को प्रदान करे। हमारी जनसंख्या किसी विभाग को यह उपलब्ध नहीं होता है कि, देखिए मैं इतनी स्पीड इसलिए चल रहा हूँ, इसमें कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, बस समझते हुए चलते हैं। इसको आगे पढ़ते हैं कि खाद्य की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए आ जाते हैं और प्रशासकीय दृष्टि सुनिश्चित कराने के लिए आ जाते हैं। और हमारी सरकार ने सावधानी पूर्वक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली की रचना की। इसके दो घटक हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली के कौन कौन से घटक हैं? बफर स्टॉक और एक सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसे हम पीडीएस के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली एक कार्यक्रम है जो ग्रामीण और नागरिक क्षेत्रों में खाद्य पदार्थ और अन्य आवश्यक वस्तुएं सस्ती दरों पर उपलब्ध कराती हैं। भारत की खाद्य सुरक्षा नीति का प्राथमिक उद्देश्य सामान्य लोगों को खरीद सकने योग्य खाद्यान्नों के रूप में
आगे हम बात करते हैं कि खाद्यान्नों की अधिक प्राप्ति और भंडारण की व्यवस्था फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एफसीआई) करती है, जबकि इसकी वितरण को सार्वजनिक वितरण प्रणाली सुनिश्चित करती है। यानी खाद्यान्नों को अधिक प्राप्ति और भंडारण की व्यवस्था कौन करती है? एफसीआई, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसके बाद वितरण सार्वजनिक प्रणाली सुनिश्चित करती है। एफसीआई सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्यों पर किसानों से खाद्यान्न प्राप्त करती है और सरकार उर्वरक, ऊर्जा, जल जैसे निवेशों पर सहायता की एक सब्सिडीज के रूप में उपलब्ध कराती है। आगे हम लोग पढ़ लेते हैं। उसके लिए गेहूं चावल की अधिक फसलें उगाई जा रही हैं और पंजाब हरियाणा जैसे इसके अग्रणी उदाहरण हैं। जैसा कि आप जानते हो, उपभोक्ता को दो वर्गों में बांट दिया गया है, एक गरीबी रेखा से नीचे यानी बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन, और गरीबी रेखा के ऊपर यानी एबव पॉवर्टी लाइन, एपीएल और बीपीएल। प्रत्येक वर्ग के लिए कीमतें एक निर्धारित की गई हैं और इसमें से अनेक हकदार गरीब लोग भी बीपीएल वर्ग से बाहर हो गए हैं। कई एपीएल श्रेणी के लोग एक फसल खराब होने से बीपीएल श्रेणी में आ जाते हैं। प्रशासकीय दृष्टि से ऐसे परिवर्तन को समायोजित करना कठिन हो जाता है। आगे इसमें हम लोग देख लेते हैं। धीरे धीरे खाद्य फसलों की कृषि और स्थान फसलों, सब्जियों, तिलहनों और औद्योगिक फसलों की कृषि लेती जा रही है। भूमि के आवासन, हाउसिंग इत्यादि गैर उपयोगों के लिए, थोड़ा मैं इसमें कट करता जा रहा हूँ क्योंकि इसमें कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है। जैसे ही इम्पोर्टेंट होगा मैं आपको इसमें ज़रूर बताते चलेंगे। आगे देखते हैं कि क्षेत्रों, पंजाब में चावल, महाराष्ट्र में गन्ने की खेती इसके उदाहरण है। इससे भूमिगत जलभृत में जल का भंडारण कम होता जा रहा है और परिणाम स्वरूप कई कुएं और नलकूप सूख गए हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं इसी में। अब हम पढ़ते हैं वैश्वीकरण कृषि पर प्रभाव, यानी वैश्वीकरण का कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा। तो वैश्वीकरण कोई नई घटना नहीं है। उपनिवेश काल में यह भी स्थिति मौजूद थी। 19वीं शताब्दी में जब यूरोपीय व्यापारी भारत आए तो उस समय भारतीय मसाले विश्व के विभिन्न देशों में निर्यात किए जाते थे और दक्षिण भारत में किसानों को इन फसलों को उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। आज भी गर्म मसाले भारत से निर्यात किए जाने वाली मुख्य वस्तुओं में शामिल है। आगे हम लोग देखते हैं। मैनचेस्टर और लिवरपूल में सूती वस्त्र उद्योग, भारत में पैदा होने वाले उत्तम किस्म की कपास की उपलब्धता, यानी मैनचेस्टर और लिवरपूल में सूती वस्त्र उद्योग, भारत में पैदा होने वाले उत्तम किस्म की कपास की उपलब्धता पर फली फूली। आपने 1917 में बाहर में चंपारण आंदोलन के बारे में पढ़ा होगा। इसकी शुरुआत इसलिए हुई कि इस क्षेत्र में किसानों के पर नील की खेती करने के लिए दबाव डाला गया था। नील ब्रिटेन के सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल था और यह किसान इसलिए भड़के क्योंकि वह अपने उपभोग के लिए अनाज उगाने से मना कर दिया था। यानी जो ब्रिटिश काल के लोग कहते थे, जो किसान लोग थे, उनसे एक सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल की ज़रूरत पड़ती थी, तो उनको क्या नील की खेती करने के लिए दबाव डाला जाता था। आगे हम लोग पढ़ते हैं कि कई चुनौतियों के बाद चावल, कपास, रबड़, चाय, कॉफ़ी, जूट मसालों का मुख्य उत्पादक होने के बावजूद भारतीय कृषि विश्व के विकसित देशों से स्पर्धा करने में असमर्थ है, क्योंकि उन देशों में कृषि अत्यधिक सहायकी दी जाती है। आज देखते हैं कि आज भारतीय कृषि दोहराए पर भारतीय कृषि को सक्षम और लाभदायक बनाना तो है, सीमांत और छोटे किसानों की स्थिति सुधारने पर जोर देना होगा। हरित क्रांति ने लंबा चौड़ा वादा किया, परंतु आज यह कई विवादों में घिरी है। हरित क्रांति का जो मेन असर देखने को मिला वो गेहूं और चावल पर देखने को मिला, सबसे ज़्यादा गेहूं पर। जैव विविधता विलुप्त होने के कारण भूमि का निम्नीकरण हुआ। आज जीन क्रांति संकेत शब्द है, यानी जो जीन क्रांति है वो कैसा शब्द है? एक संकेत शब्द है जिसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग सम्मिलित है। जेनेटिक इंजीनियरिंग बीजों की कई नई संकर किस्मों का आविष्कार करने में शक्तिशाली पूरक के रूप में जानी जाती है। आगे हम लोग देखते हैं। वास्तव में कार्बनिक कृषि का आज अधिक प्रचलन है, क्योंकि यह उर्वरकों तथा कीटनाशकों जैसे कारखानों में निर्मित रसायनों के बीच बिना की जाती है, इसलिए पर्यावरण पर इसका नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। भारत में लगभग 60 करोड़ लोग
लगभग 25 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर निर्भर है। इस प्रकार एक व्यक्ति के हिस्से में औसतन आधा हेक्टेयर से भी कम कृषि भूमि आती है। इस प्रकार से आगे हम लोग देखते हैं कि इजराइल और इटली की अर्थव्यवस्थाओं में अनुकरण करेंगे, जो विभिन्न कृषि उत्पादों जैसे फल, शराब, जैतून, विशेषकर बीज निर्यात करने के पदार्थ आयात करते हैं। यह खतरा मोल लेने को तैयार है। इस विषय पर वाद विवाद कीजिए। इस प्रकार से हमने कृषि लेसन को कंप्लीट किया, उसके महत्वपूर्ण पॉइंटों को कई बार रिपीट करके पूरा बताया। इसके कुछ प्रश्न है बहुविकल्पी, उसको देख लेते हैं। जैसे प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कृषि प्रणाली को दर्शाता है कि एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? तो वो हमारी कौन सी कृषि है? वो एक रोपड़ कृषि के रूप में जानी जाती है। इनमें से कौन सी रबी फसल है? तो इसमें से जो रबी फसल है वो मोटे अनाज है। इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है? तो वो तिल है। सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा फसलों को सहायता देने के लिए करती है? तो जो न्यूनतम सहायता मूल्य। इस प्रकार से ये बहुविकल्पी प्रश्न पूरे हुए हैं और कृषि का लेसन भी कंप्लीट हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।